आप सभी का हार्दिक स्वागत है खेती वल्ला मंच पर। आज का मुख्य चर्चा का विषय है वर्तमान परिदृश्य में जल संरक्षण की महत्वता। इसके बारे में हमारे हमको विस्तार रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बालेंद्र शुक्ला, जो पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए देवदूत पुरस्कार से सम्मानित और लगभग 14,000 जल सैनिक तैयार करने की उपलब्धियां हैं इनके पास। तो इनसे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा एक खेती वाला के बारे में देखते हैं। खेती वाला कनेक्टिंग फार्मर्स टू फार ड्रीमर्स। खेती वाला एक अनोखा एग्रीटेक है जो खेती के प्रति दूरदर्शी निवेशकों से सही मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के साथ किसानों को सशक्त बनाता है। हम किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका और समाज के में उनके योगदान में विश्वास करते हैं। आबादी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए अर्थ परिश्रम करने वाले किसानों के प्रति कृतज्ञता के संकेत के रूप में हमने खेती वाला नामक एक किसान अनुकूल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों की प्रगति की यात्रा का समर्थन करता है। सभी का एक समाधान। इस खेती वाला का उद्देश्य है किसानों को उनके निवेशकों के साथ डिजिटल रूप से जोड़ना, साथ ही सभी कृषि आवश्यकताओं के लिए किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप भी बनाना। मंच का लक्ष्य है अलग अलग शहरों में किसानों को जोड़ रहे हैं, किसानों को निवेशकों से जोड़ना, किसानों को खेती में वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करना, किसानों को खेती के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने में मदद करना, किसानों को खेती के डॉक्टर उपलब्ध कराना जो किसानों को उपज के शुरुआती चरणों में सावधानी बरतने में मदद करेंगे। वो किसान जिनके पास खेती हर भूमि ज्यादा है और खेती करना चाहते हैं, उन्हें ऐप के माध्यम से सेवा क्रम उपलब्ध कराना। किसानों का आर्थिक बोझ कम करना। खेती संवाद एमपी। खेती संवाद कृषि समुदाय को वापस देना हमारा केंद्रीय उद्देश्य है। हमारी खेती की विशेषता और गतिविधियां इस प्रकार सुनिश्चित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य खेती वाला किसान सशक्तिकरण हासिल करने के लिए हम सभी क्षेत्रों में हितधारकों के साथ काम करते हैं और किसान सशक्तिकरण के लिए आवश्यक प्रयास जारी रखने के लिए 8 विभाग के विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 8 विभाग हैं: खेती केंद्र, खेती पुरस्कार, खेती समिट, खेती कोसा, केवीके डायलॉग, खेती वाला एग्री न्यूज, खेती कल्याण, खेती कॉर्नर। खेती कॉर्नर किसानों को अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने, बिचौलियों को दूर करने के लिए हर 5 किलोमीटर पर एक बाजार खोला जाएगा, जिससे किसान अपनी फसल सीधे उपभोक्ताओं को बेच सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके, और साथ के साथ ग्राहकों के लिए ताजा उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए एक सहज मंच प्रदान करता है। खेती पुरस्कार कृषि के क्षेत्रों में लोगों के लिए एक मान्यता है। इसका उद्देश्य प्रतिभा और पहल को पहचान कर कृषि को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो कृषि में उत्तम और सर्वश्रेष्ठ हैं उनको खेती पुरस्कार से सम्मानित करना। खेती केंद्र किसानों के बीज निवेश, कीटनाशक, उर्वरक उपलब्ध करवाना, और साथ ही साथ किसान भाइयों को ड्रोन के बारे में बताना, कैसे फसलों को सुरक्षा पोषण कर सकते हैं। इन सब के बारे में खेती द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है और नवीनतम तकनीकी ज्ञान और फार्मर्स यहाँ बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। खेती केंद्र में एक ही छत्र के नीचे 16 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं। खेती समिट खेती शिखर सम्मेलन कृषि मशीनरी निर्माण कंपनियों पर प्रकाश डालता है, जो कृषि मशीनरी और जैविक खेती के उत्पाद में शामिल कंपनियों पर केंद्रित करता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम तकनीकियों को किसानों से जोड़ता है। खेती कल्याण ये भाग्यस्वामी पद्धतियों में किसान भाइयों को आवश्यक निवेश दिलाने का काम करता है। ये शिक्षित व्यवसायी लोगों को किसान से जोड़ता है ताकि लोग खेती में योगदान दे सके और किसान भाइयों की आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सके, ताकि किसान भाइयों पर कर्ज का बोझ कम हो जाए।
और वो तनाव मुक्त खेती कर सके। यह मंच किसान और निवेशकों को दोनों को जोड़ने का काम करता है। केवीके डायलॉग प्रस्तुतियों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है जहां किसान उद्योगों विशेषज्ञों से अधिक सीख सके और अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। केवीके डायलॉग के माध्यम से हम कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के साथ, साइंस वैज्ञानिकों के साथ आदि के साथ जुड़ते हैं और उनके साथ हम लोग विषयों पर चर्चा करते हैं। एक खेती वाला एग्री न्यूज अपनी मासिक पत्रिका और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से प्रमुख मुद्दों पर कृषि उद्योगों में अग्रणी आवाजों से विशेष के विश्लेषण और टिप्पणियां प्रदान करता है। खेती कोषा भूमि मालिकों को अपनी भूमि पट्टे पर देने में मदद करता है, जहां बिना भूमि वाले छोटे किसान खेती कर सकते हैं, जिससे दोनों के लिए आय का स्रोत सक्षम हो सके। किसानों के लिए तृतीय पक्ष की सेवाएं हैं खेती का हाथ, वित्त, उर्वरक, कीटनाशक, विपणन स्थान एवं सहायता, खरीदार और नीलामी, बीमा, मशीनरी एंड स्पेयर पार्ट्स, कृषि प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं समर्थन, बीज और फसल, बोरवेल और स्मार्ट खेती। खेती संवाद क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा सत्र, इंग्लिश केवीके डायलॉग एवरी फ्राइडे, तेलुगु खेती वल्ला चर्चा एवरी थर्सडे, तमिल केवी उरियाडल एवरी वेनसडे, हिंदी खेती संवाद एवरी मंडे, मराठी खेती संवाद एवरी ट्यूसडे, गुजराती खेती नो संवाद एवरी वेनसडे, बंगाली खेती संलापा एवरी सैटरडे, फिलीपींस केवी डायलोगो एवरी वेनसडे, अर्बन कृषि गार्डनिंग एवरी फ्राइडे, नारी शक्ति संवाद वुमेन एम्पावरमेंट एवरी सैटरडे। आने वाले दिनों में हमारा जो केवी के संवाद है वो कन्नड़, उड़ीसा, पंजाबी, आसामी आदि भाषाओं में संचालित किया जाएगा और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी वियतनाम, इंडोनेशिया, नीलाम्बिया आदि विदेशों में भी इसको संचालित किया जाएगा। खेती वाला ग्लोबल एग्री कॉन्क्लेव 2024 is the golden opportunity to explore the diverse aspect of the agriculture. The online session will be after 30-minute session, offering the comprehensive insight into the world of farming. This is a valuable experience for students, farmers, agripreneurs, investors seeking to support the agriculture and farming community, women entrepreneurs and general public. Gain the knowledge and learn about the agriculture innovation from the comfort of your space. इवेंट्स हाईलाइट, यह प्रोग्राम एवरी 15 डेज नॉन स्टॉप सेशन है जिसमें 24 आवर्स एनी टाइम आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे डाइवर्स एग्रीकल्चर ट्रेंड्स, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्री फाइनेंस स्ट्रेटजी, एग्रीटेक इनोवेशंस। हमारे साथ ये डे वाइज टॉपिक थीम है, 15 टॉपिक्स होंगे और नंबर ऑफ स्लॉट्स है 48 पर डे, 48 पर डे स्पीकर्स और देन टोटल ओवरऑल सभी मिलाकर 720 स्पीकर्स हैं, 720 स्लॉट्स है और 15 डेज का प्रोग्राम है 15। और हम आशा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले और जैसे कि 150 एग्री बिजनेसेस कंपनी जुड़े, मोर देन 25 कंट्रीज इसमें हिस्सेदारी लें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ने की कोशिश करें। ये हमारी खेती वाला मैगजीन है, वैज्ञानिक शोध पत्रिका हर माह निकलती है और उच्च नेटवर्क के बीच विस्तारित किया गया है। आज जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जल संरक्षण की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। मैं धनेश्वरी आर्या, पीएचडी स्कॉलर बागवानी। मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ डॉक्टर बालिका शुक्ला, जो पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए जैवदूत पुरस्कार से सम्मानित और
लगभग 14,000 जल सैनिक तैयार करने की उपलब्धियां हैं। ये हमें वाटर जल संरक्षण की महत्वता के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर बालेदु शुक्ला का जी का। सर। जी सर, आप अपने इसके बारे में जल जल संरक्षण की महत्ता के बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपने कब स्टार्ट किए थे। ये हम लोगों ने यहाँ छतरपुर जिले में 2001 से ये काम शुरू किया था, एक एनजीओ पर्यावरण संरक्षण संघ के माध्यम से। जी और सर। इ- इसमें मेन थीम हम लोगों ने ये बनाई थी कि हम जनमानस में लोगों को जल जागरूक करेंगे, लोगों को ये समझाए इसके हम पानी, बारिश का पानी हम कैसे उपयोग करें, वर्षा जल जी सर। संरक्षण, पानी का रिसाइकलिंग, हम एक पानी को कई चरणों में इस्तेमाल करें। इस तरह से हम लोगों ने कैंपेन बनाए, शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनियां वगैरह भी आयोजित की। धीरे धीरे ये कैंपेन बढ़ता गया हम लोगों का। फिर हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों को इस उसमें ट्रेन किया। जी अंततः सर। 2006 में मध्य प्रदेश शासन ने शंकराचार्य राज्य सम्मान से पुरस्कार दिया इस संदर्भ में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने जो किसान हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी। आज हम लोगों के पास से 14,000 जल साक्षर, जल सैनिक जिन्हें हम कह सकते हैं, वो हैं। पानी को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये वो लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में, इसमें हम लोगों ने दो क्षेत्रों में बांटा है, जो शहरी क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। तो शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी, जल संकट ज्यादा दृष्टिगोचर हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने रूप वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को हम कई चरणों में इस्तेमाल कैसे करें। एक बार अगर हम नहा रहे हैं तो वो नहाने का पानी हम गार्डन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। कपड़े धोने का पानी हम फर्श साफ करने में, गाड़ी साफ करने में कैसे उपयोग कर सकते हैं। ऐसा छोटी छोटी बातें लोगों को हम लोग समझाते हैं। जी सर। फिर सर तो आपको ये ह- सर। आजकल हर घर में आजकल हर घर में बोरिंग, हैंडपंप, कुएं हैं। तो हम धरती से पानी उलीच रहे हैं, लेकिन हम उसे, धरती का घड़ा हम भरेंगे कैसे। तो इस थीम पे फिर हम लोगों ने रूप वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ शुरू की थी 2004 से। लगभग 3,000 हम लोगों ने ये सिस्टम लगाए हुए हैं। छतरपुर नहीं बल्कि बैतूल, दिल्ली तक हम लोगों ने ये सिस्टम लगाए हैं। तो इसका फायदा भी लोगों को दृष्टिगोचर होता है। जो बोरिंग, हैंडपंप मार्च अप्रैल में सूख जाते थे, वो जून जुलाई तक पानी देते हैं। धीरे 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 उनमें फिर वर्ष भर पानी रहने लगता है। तो लोगों में एक जागरूकता आई है, लेकिन अभी कमी है। उस संदर्भ में जिस हिसाब से हम लोग इस मुहिम को फैलाना चाहते हैं, उसमें अभी कमी है थोड़ा सा। जी सर। ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज्यादा जागरूक हुए, क्योंकि खेती किसानी के लिए उन्हें पानी चाहिए। और वो उसके लिए फिर हम लोगों ने कई सारे छोटे छोटे खेत तालाब लोगों को समझाए, तो वो अपने खेतों में वो बनाते हैं, ड्रिप वगैरह या स्प्रिंकलर वगैरह। तो इससे पानी कम लगता है और जो फसल रहती है वो बहुत अच्छी आती है। जी सर। सर आपको इससे इस काम के लिए सरकार से आर्थिक मदद मिली है। नहीं, ये जो भी हम लोगों ने कैंपेन किए हैं मैडम, ये हम लोगों ने पर्सनल लोगों को जागरूक करके और अपने जो हम लोगों की टीम है उससे एक तरह से डोनेट और चंदा करके ये हम लोगों ने किया है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जी। हम लोगों ने नहीं लिया है।
हालांकि जी सर। एमपी गवर्नमेंट का जो जलाभिषेक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर बनाया गया था हमें। तो उसी के संदर्भ में हम लोगों ने लगभग 400 गांव में ये काम किया है। लेकिन गवर्नमेंट फंडिंग या प्रोजेक्ट वो हम लोगों ने नहीं लिया है। जी सर। तो सर आप इसमें खेती भी करते होंगे सर इस पानी से? जी हाँ, खेती हम लोग जो खेती करते हैं टोटल जैविक है। और इसमें अलग अलग यानी इस एरिया में, जहाँ छतरपुर है हम लोगों का एरिया, तो इस एरिया में जो फसल नहीं होती है, तो वो भी जी सर। कई फसलें हमने, कई बीज ऐसे दूर दूर से मंगाए हुए हैं, और वो यहाँ पे हम लोग उगा रहे हैं, एक मॉडल, एक डेमो देने के लिए लोगों को। जी सर। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी फसल यहाँ लोग कर रहे हैं? यहाँ पर तो अधिकांशतः ये उड़द, तिल, गेहूं, चना, ये अधिकांश यही होता है। तो अभी हम लोग यहाँ काला गेहूं निकाल रहे हैं। और इस साल अभी रागी लगाया हुआ है हम लोगों ने। लोग केवल 2 फसल लेते हैं, और हम लोग यहाँ अपने खेत में 12 महीने 4 फसल ले रहे हैं इस समय। अरहर भी लगाई हुई है। हाँ, जो क्रॉप सीड है वो हम लोगों ने यहाँ वहां से इकट्ठे किए हुए हैं। अभी जो अरहर हम लोगों ने लगाई है, ये 120 दिन की है। हर हाल में 150 दिन में। तो लोग जो या जो पुरानी पद्धति से खेती कर रहे हैं उसमें, और तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं एक मॉडल बनाने, डेमो के लिए, वो अलग। लोग कीटनाशक पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, हम लोग टोटल जैविक। और सीड ड्रिल वगैरह, हैंड सीड ड्रिल वगैरह कुछ हम लोगों ने बनाए हैं ऐसे, कबाड़ से जुगाड़ करके। तो उसमें निदाई गुड़ाई जो है बड़ी आसानी से हो जाती है। तो जो कीटनाशक और पेस्टिसाइड हमें छिड़कना पड़ते हैं, हम वो जहर से बच जाते हैं। और इसमें पानी भी कम लगता है। जी सर। सर जो आप जल संरक्षण काम करते हैं तो उसमें क्या तकनीकी अपनाते हैं आप? इसमें शहरी क्षेत्रों में तो एक यही है, क्योंकि चारों तरफ सीमेंटेड है, और छोटा घर, सीमेंटेड सारा। तो वहाँ तो केवल जो रहता है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, एक अ, बारिश का पानी जो छत से, ड्रेनेज जो सिस्टम है, उसमें हम लोग एक फिल्टर लगा के और वो पूरा पानी बोरिंग की केसिंग में डाल देते हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक विशाल यहाँ पे हमें क्षेत्र मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, तो उस 1 एकड़ जमीन में लगभग लगभग 100 बाई 100, 50 बाई 50 का एक छोटा सा तालाब, एक उसमें, कि जहाँ से इस 1 एकड़ में जो भी पानी आ रहा है वो यहाँ हम भर सकें। तो वो कुआ के आसपास बनाया, तो वो कुआ रिचार्ज होता है। लोगों को, मवेशियों को उसमें पानी निस्तार के लिए मिल जाता है। जो बारिश के नाले रहते हैं, क्या है, ये बारिश भर चलते हैं और उसके बाद सूख जाते हैं। तो उनमें हम लोग, यानी सबसे ज्यादा हम लोगों का ध्यान ये रहता है कि अ, लागत हमारी कम से कम रहे, और जो उससे हम प्रॉफिट, जो हम लाभ लें, वो ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इसमें हम लोग फिर तटीय बंधान, जैसे आसपास ये जो बेशरम का पेड़ है, ये हर जगह मिल जाता है, तो इसके पेड़ काट के इसकी टहनियाँ उनके तटवे बना के, और वो नाले को रोकते हैं। तो वो पानी की स्पीड धीमी हो जाती है। तो जमीन जो है, जो स्पीड से पानी जाता है, वो जमीन नहीं सोख पाती है। तो उसकी स्पीड धीमी धीमी हो जाती है, तो धीरे धीरे उसमें कचरा भर जाता है, तो वो वहां पे पानी रुकने लगता है। पत्थर वगैरह अगर कहीं है, तो हम लोग बोल्डर, चेक डैम, पत्थर पानी की स्पीड तोड़ देगा, वहां कचरा भरेगा उसकी संधों के बीच में, तो वहां छोटा सा डैम बन जाता है, पानी भरने लगता है। और जब ये धरती पानी सोखती है, यही पानी हमें फिर बाद में मिलता रहता है। तो ऐसे जी अलग सर। अलग 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 हम लोग जिस क्षेत्र में जिस हिसाब का है, कहीं कहीं मान लीजिए
पूरा समतल मैदान है तो वहाँ खेत तालाब, और जहाँ ढलान है ये है तो वहाँ पे कई जगह हम लोग, पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ियों पे अगर व्यवस्था हो जाती है पंचायत वगैरह की तरफ से, तो वहाँ छोटी छोटी खाइयाँ खुदवा देते हैं, कंटू ट्रेंच बोला जाता है उन्हें। तो जी उसमें सर। भी बारिश का पानी भरता रहता है, और वो पहाड़ी धीरे 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 रिसती रहती है, तो ये बरसाती नाले जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सूख जाते हैं, वो फरवरी मास तक बहते रहते हैं। जी सर। सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि जल संरक्षण के लिए आप कौन कौन से जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, कैसे आप लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं? इसमें एक तो हम लोग मीडिया पकड़े हुए हैं, जो यहाँ लोकल चैनल हैं, इस पे हम लोग जैसे अभी ये प्रोग्राम हो रहा है तो लोग फोन करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। और बाकी सबसे ज्यादा जो है हम लोग बच्चों पे ध्यान देते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी अगर हमारी सतर्क और सावधान है, तो फिर हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो पीढ़ी आएगी आगे, वो अपने आप संभली रहेगी। तो विद्यालयों में हम लोग पेंटिंग वगैरह प्रोग्राम, निबंध भाषण के माध्यम से हम जल संरक्षण कैसे करें, बच्चों के दिमाग में कई चीजें नई आती हैं, तो उनसे हम वो चीज लेते हैं कि आप लोग ये चीज कैसे करेंगे, तो बच्चों को अवेयर करने का। फिर यहाँ मेले वगैरह लगते हैं जो, या कई धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे तीज त्योहारों पे भीड़ रहती है, तो वहाँ पंडाल लगा के और मॉडल के माध्यम से हम लोग की रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, एक बार उपयोग किए गए पानी को हम दोबारा उपयोग कैसे करें, लिटरेचर वगैरह जो हम लोग हैं वो छपवा देते हैं, तो उससे लोगों को काफी सारा जी सर। नॉलेज तो सर बढ़ता है। जैसे जैसे कि हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम कितना पानी बचा सकते हैं, मतलब कितना हार्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 2000 लीटर क्विंट ऐसे करके कितना वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं अब इसमें बरसात के पानी का? अपने यहाँ जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है, केंद्रीय भूजल बोर्ड का जो एक पैमाना है कि हम जो है 1000 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट से लगभग 1 लाख लीटर वर्षा जल को इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे बारिश ये कम हो रही है, पिछले समय के हिसाब से नहीं हो पा रही है। तो इसमें यानी जो हम लोग अब अनुमान बनाए हुए हैं कि लगभग लगभग 70 से 80 हजार लीटर हम 1000 स्क्वायर फीट से इकट्ठा कर सकते हैं। जी सर। तो अब अगर मान लीजिए 4 मेंबर का कोई फैमिली है, और 1000 लीटर पानी रोज अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो साल भर का हमारा जो रेशियो रहता है उस हिसाब से फिर 70 80 हजार लीटर अगर उसमें मिल रहा है कम से कम, तो फिर उसी हिसाब से ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जमीन से पानी खींच तो रहे हैं, उसमें भर नहीं रहे हैं। तो भरने के जी लिए सर। हमें, तो वो उतना बोरिंग का जो टाइम पीरियड रहता है कि हाँ ये अब सूखेगा, तो वो उतना आगे बढ़ जाता है। और अगर ये मान लीजिए एक कॉलोनी में 100 घर हैं, और अगर 100 घर ये सारा कर लें, तो वहाँ आसपास का एरिया पूरा जो है पानी से लबालब हो जाएगा। लेकिन सारे लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं इकट्ठे। जी सर। सर अगर कोई किसान सर या फिर शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो अगर मतलब वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? अगर हम ये बोरिंग वगैरह रिचार्ज करते हैं जब छत का पानी, तो उसमें जो है हमारा ये डिटर्जेंट का या कोई केमिकल का पानी उसमें ना जाए, क्योंकि जी अगर ये केमिकल जो रहता है ये जो फिल्टर से भी प्यूरिफाई नहीं हो पाता है, तो उसमें जो है प्योर रेन वाटर जाना चाहिए। और अगर हम कहीं जमीन में कोई सोख्ता वगैरह बना रहे हैं कर रहे हैं, तो वहाँ ये ध्यान रखें कि
पानी का जमाव नहीं हो पाए। जो सोकपिट बनाया जाता है जमीन में, तो उसमें मान लीजिए 6 बाई 8 का एक गड्ढा खोद के, और बड़े बोल्टर, फिर उससे छोटे, फिर गिट्टी, मोटी वाली रेत, पतली रेत। तो ये ध्यान रखा जाए कि बारिश के सीजन में वहाँ पानी का जमावड़ा ना हो, नहीं तो मक्खी मच्छर बीमारियां फैलेंगी। और यस। जो ये नाली रहती हैं, इसका पानी भी हमें जमीन में जाने के लिए परहेज रखें, क्योंकि कई प्रकार के साबुन, केमिकल, शैम्पू, वो सब उसमें जाते रहते हैं, तो जो भूमि है वो फिर विषैली हो जाती है। तो जो भी हम सोकपिट वगैरह बनाएं, उसमें साफ पानी रहे और भूजल स्रोत के आसपास बनाएं उसे। जी सर। सर मेरा अगला सवाल ये था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को किस तरह से देखते हैं? ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें आप देखिए कि अ, आज की स्थिति में कि ये वन परिक्षेत्र, जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, ये घटते जा रहे हैं। हमारा सीमेंट का, कंक्रीट का जो जंगल है, शहर कॉलोनियां, ये बढ़ती जा रही हैं। तो आप देखें कितने प्रकार की बीमारियां, बारिश में भी कमी, और सबसे ज्यादा जो हम विभीषिका भोग रहे हैं, गर्मी की। आप यस सर। ध्यान दें कि साल भर में जो है गर्मी का सीजन बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर पृथ्वी का, वातावरण का लगातार बढ़ रहा है। तो पेड़ पौधे जो है वो जमीन में सूर्य की रोशनी नहीं आने देते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री तक डाउन रहता है। अब अगर धरती सूखी है, वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और ये जो कॉलोनियाँ वगैरह इतना बन रही हैं, इसमें सीमेंट, स्टील वगैरह इतना इस्तेमाल किया जाता है, तो धरती का क्या है, धरती देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। तो जमीन में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। इस वजह से भी जो भूमि में पानी है, वो वाष्प बन के उड़ता रहता है। तो ये भी जल संकट का एक कारण है। तो इसके लिए पेड़ पौधे, फिर उस हिसाब से पशु पक्षी, कई पेड़ पौधों के बीज ऐसे हैं कि अगर वो गिलहरी वगैरह, चिड़िया वगैरह उन्हें खा के, और अगर वो पॉटी करती हैं, तो वो सर्दियाँ उगते हैं। आ- ऑस्ट्रेलिया का एक किस्सा है, वहाँ लेमून करके थे पहले। तो एक बार वो सारे खत्म कर दिए गए। वो बहुत नुकसान करते थे खेती किसानी में। तो वहाँ कोई एक वृक्ष था, उस वृक्ष के धीरे 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 वो घट गया। उसके जो नए पौधे हैं वो नहीं हो रहे थे। जब इसकी रिसर्च की गई, तब पता चला कि जब ये बीट करता है, इसके बीज खा के ये बीट करता है, जंतु, तभी ये जो है जर्मिनेट होते हैं, नहीं तो ये ऐसे जर्मिनेट नहीं हो पाती हैं। तो जी सर। हमें एक तारतम्य में बिठाना पड़ेगा, पर्यावरण, पेड़, पशु पक्षी, जल, सारा मिलके पर्यावरण, और उसमें हम शामिल हैं। जी सर। सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पानी की कमी, जैसे पानी की कमी बढ़ती जा रही है, तो हम फसल को उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन कौन से जल संरक्षण तकनीकी हम अपना सकते हैं सर? इसमें सबसे पहला तो यही है कि जो हमारे यहाँ खुली सिंचाई का एक रिवाज है, फ्लड यस सर। इरिगेशन। तो इसमें सबसे पहले तो हमें यही कि स्प्रिंकलर वगैरह, इसमें हमारी सरकार है वो भी कई सारे अनुदान और वो सब दे रही है इन चीजों पे। तो स्प्रिंकलर, इसके माध्यम से भी अच्छी सिंचाई होती है और उपज भी बढ़ती है। क्या होता है, पौधे को अगर आप लबालब पानी दे देंगे, तो वो उतना डेवलप नहीं कर पाता है अपनी जड़ों को और तने को, जितना कि उसे थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है। तो स्प्रिंकलर है, ये ड्रिप वगैरह आई हैं सब्जियों में, मल्चिंग और ड्रिप, इससे भी पानी की बहुत बचत हो रही है।
तो जी सर। ये दो टेक्निक तो किसानों के लिए एक वरदान है। अगर वो अपने खेत, मान लीजिए अगर उनका 5 एकड़ का कोई खेत है, तो वो आधा एकड़ 1 एकड़ में ये करके देखें, और बाकी में दूसरा जो फ्लड इरिगेशन है या जैसे भी वो सिंचाई देते हैं वो करके देखें, उन्हें फर्क पता चलेगा। जी सर। सर आप सुनिश्चित रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए मिसाल है सर। सर आपके जल संरक्षण मुहिम शुरू करने के बाद आपके क्षेत्र की खेती किसानी में क्या परिवर्तन आया सर? अब इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो हम बताएं, जहाँ हम लोग ये लगभग 1 हेक्टेयर एरिए पे खेती कर रहे हैं, ये शासन में बंजर नाम से दर्ज था। यहाँ 14 सालों में हम लोग चारों तरफ हरियाली, साल भर 12 महीने यहाँ पे हम लोग फसल लेते हैं। और ये सिर्फ जैविक के साथ में संभव हो पाया। पानी बुंदेलखंड एरिया में वैसे भी ग्रेनाइट लेयर है जमीन के अंदर, तो पानी की यहाँ दिक्कत रहती है। पानी की थोड़ा सुविधा है, लेकिन जो हम लोगों ने टेक्निक बनाई, एक गाय कम से कम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त खाद, गौमूत्र, ये सारा कुछ देती है। तो अगर हम 1-2 गाय रख के और आसानी से लगभग 2-3 एकड़ की खेती कर सकते हैं, तो वो हमें खाद भी मिलेगी, जैविक खाद। वर्मी कंपोस्ट अगर हम उसे बनाना चाहें तो वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र से कई सारे कीटनाशक और खाद बना सकते हैं हम। अपना जो विदेशी कंपनियों से हम जहर खरीद के ला रहे हैं, वो हमारे गौवंश के माध्यम से हम उसे पूरा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ यही थीम बनाई थी। तो इसमें पूरा जैविक गायों के गौमूत्र और गोबर से हम लोग यहाँ पे ये प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो जो शासन में 14 साल पहले बंजर नाम से दर्ज था रकबा, वो आज हरा भरा है, और चारों तरफ इतनी हरियाली, बाड़ में पौधे वगैरह लगाए हुए हम लोग, कि बाहर से आप अगर ये 3 एकड़ का रकबा देखें तो आसानी से नहीं दिख सकता कि इसके अंदर क्या है। जी सर। सर तो आपके ये मुहिम शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है सर? इसमें सबसे सबसे पहले जो एक वाकया हुआ हमारे साथ, तो कॉलेज के समय में, इस विद्यालय के समय में हम लोग एक ग्रुप रहता था दोस्तों का। कहीं कोई जीव जंतु बीमार दिखा, चोटिल दिखा, तो हम लोग चंदा करके उसका इलाज करा देते थे। धीरे धीरे ये मुहिम बढ़ने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ, घर के सामने एक कुत्ते को एक ट्रैक्टर टक्कर मार के चला गया। तो हम लोगों ने वो डॉक्टर को बुलाया, वेटनरी, उनसे बात की। तो बस उनने एक चीज बोली, वो, अच्छा, अ, हमारे साथ दिक्कत क्या है, अगर हमें कोई चैलेंज करता है तो फिर हमें लगता है कि नहीं, अब हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर ने बोला कि अब ये, इसकी सेवा कर लो जितनी भी है, ये अब खड़ा नहीं हो पाएगा कभी। तो वो बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि इसे हम खड़ा करके दिखाएंगे। तो फिर उसकी पैरों की मालिश, कमर की मालिश, लगभग 2.5-3 महीने बाद वो अपने पैरों पे चलने लगा। तो वो एक दिमाग में आया कि हम हम जो है अपनी जिंदगी जी रहे हैं अपने रंग ढंग से, उसमें जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, प्राकृतिक परिमंडल का एक अस्तित्व है, उसे हम नकार रहे हैं। जबकि उसकी अगर, अब मान लीजिए आजकल ही आप देखिए तो हमारे इस एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, लगभग ना के बराबर है। और कहीं कहीं हम देखें तो बाढ़ आ रही है, नदियां बह रही हैं। तो प्रकृति जब रौद्र रूप धारण करती है तो फिर हम चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब हमने प्रकृति का विनाश किया है, तो कहीं ना कहीं हमें वो भरपाई करना पड़ेगी। तो
बस वो कुत्ते की घटना ने पूरी जिंदगी बदल दी। फिर हम लोगों ने यही सारा कुछ के हम एक छोटा सा शेल्टर हाउस बनाएंगे। फिर हम लोगों ने वो जब घर पे दिक्कत होने लगी, कई सारे पशु चोटिल बीमार वहां आने लगे, तो फिर हम लोगों ने एक गौशाला बनाई। उसके बाद फिर यही थीम आई, लोगों को बीमार देखते हैं ये है तो चलो जैविक अपन शुरू करते हैं। एक मॉडल बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हाँ जैविक से भी स्वास्थ्य लाभ, ये जहर से बचाव हो सकता है। जमीन को जो हम जहर छिड़क के अ, उर्वरताहीन बना रहे हैं, उसे हम समृद्ध बना सकते हैं। जी सर। तो सर जैसे आपने ये कार्यक्रम शुरू किया, तो आपके घर वाले का मतलब उन लोगों का क्या रिएक्शन थे? शुरू में तो क्या होता है कि जो विरोध होता है वो घर से शुरू होता है। जी और सर। ये हुआ साथ में। इसके बाद पापा जी को ये सब मंजूर नहीं रहा, तो एक बार थोड़ा बहस ज्यादा हो गई, तो उन्होंने सामान जो है हमारा घर से बाहर रख दिया था। तो फिर हमने यहीं अपनी जो गौशाला बनाए हैं, यहीं हमने जंगल में गायों के साथ में यहीं रहने का सारा सिस्टम। फिर अब आज कंडीशन ये है कि 4 घन मीटर का हम अपना गोबर गैस, हमारे पास अपनी गोबर गैस बन रही है। उसमें हम पंचगव्य से कई सारी औषधियाँ वगैरह भी बनाते हैं। हमारा 2 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगा है हमें यानी ये 3 एकड़ का क्षेत्र हमने इस तरह से डेवलप किया है कि अगर आपको दुनिया से काट दें, तो ना हमें कहीं से ईंधन की जरूरत है, ना हमें कहीं से बिजली की जरूरत है, ना हमें खाद पानी की जरूरत है। हम सारा कुछ अपना एक सिस्टम बनाए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं। एक छोटी सी मशीन भी वो हम लोग चला लेते हैं, तो उससे गेहूं नाज वगैरह पिस जाता है। तो अगर लगभग लगभग हर खेत में इस तरह का एक छोटा सा सिस्टम बना लिया जाए, तो लोगों को आवाज, गैस बहुत महंगी हो रही है, लेकिन घर में 8 8 10 10 भैंसे हैं, गाय हैं, लेकिन लोग गोबर गैस को महत्वता नहीं दे पा रहे हैं। तो जी सर। लोगों ने अनदेखी की है प्राकृतिक संसाधनों की, दोहन किया है, लेकिन उनके साथ में लेकर चलने का उनका विचार नहीं आया है। तो वो लोग भोग रहे हैं उस विभीषिका को। जी सर। सर आने वाले समय में आप जल संरक्षण के लिए क्या परिवर्तनकारी कदम उठाने वाले हैं? अभी एक सबसे बड़ी चीज हम लोगों को, यहाँ पहले एनसीसी बटालियन है, तो यहाँ पे एक कर्नल बसोया सर थे। फिर वो जी सर। रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में उनका मकान है, तो उन्होंने वो ये रेन वाटर रूप वाटर हार्वेस्टिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो यहाँ बटालियन में भी एक 400 मीटर की एक बोरिंग थी, ड्राई डली थी, वो उन्होंने, हम लोगों ने उनके उससे रिचार्ज की थी। तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। फिर दिल्ली में उन्होंने अपने पूरे घर की, पंजाबी बाग में पूरे घर का रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूप वाटर हार्वेस्टिंग हमें बुला के कराया। फिर अभी गुरुग्राम में ये शहीद सैनिकों की एक कॉलोनी बन रही है, कोई 2,500 फ्लैटों की। तो ये बसोया सर उसका जो है नेतृत्व कर रहे हैं। तो वो इस बात के लिए हैं कि सारे फ्लैटों की जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, तो वो भी हम लोग एक मॉडल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हम्म। सर आप हमारे देश के युवाओं को जल संरक्षण के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अब युवाओं में यही है कि हमें जो है आजकल जो एक फैशन बन गया है कि हम झुकेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात तो युवाओं में यही है कि हम झुकेंगे नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ तालमेल सामंजस्य बनाना पड़ेगा। जल संरक्षण के लिए या प्राकृतिक संरक्षण के लिए हमें कहीं ना कहीं उससे हाथ मिलाना पड़ेगा। नहीं तो
आने वाले दिन और भयावह हो सकते हैं। तो युवा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो युवाओं को सबसे बड़ी बात यही कि हम कैसे ना कैसे अपनी दिनचर्या से पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, ये उन्हें अपनी कंडीशन से सोचना पड़ेगा। और साथ में जो उनके दोस्त हैं, ग्रुप है, वो उसमें भी उन्हें प्रचार प्रसार, ठीक है, शुरू में हंसी उड़ाई जाती है। शुरू में लोग इस बात को अ, ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, जब वो देखते हैं कि आप लगे हुए हैं और धीरे धीरे आपका महत्व बढ़ रहा है, अगर 10 में से 2 लोगों ने भी आपकी बात सुनी, तो आपके पास अब 3 लोगों का ग्रुप हो गया। शुरू में हमारे साथ भी यही हाल रहा, और आज ये है कि यहाँ जो जिला स्तरीय जल विशेषज्ञ समिति है, उसमें कलेक्टर साहब के साथ हमें जो है जल सलाहकार बनाया गया है। तो शुरू में जो था, तो बस यही लोगों ने पागल ठहराया, ठीक है, हम पागल हैं। लेकिन जिन जिन ने समझा, धीरे धीरे उन्हें असर आया, उन्होंने फिर, और तो ऐसे ऐसे ग्रुप बढ़ता गया। आज लगभग पूरा जिला हम कवर किए हुए हैं, और जिले से बाहर भी। तो शुरू में हंसी उड़ती है, तो वो हंसी की परवाह ना करें। लोग जी हमें सर। क्या कह रहे हैं, हमें जो काम करना है, गलत नहीं होना चाहिए, वो आगे आए इस बारे में। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रेरणादायक आपने एक लेक्चर दिया और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला आपके इस शब्दों से।